नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि प्यास संवेदना के लिए मूलभूत संकेत क्या है। प्यास संवेदना के लिए मूलभूत संकेत की बात कर रहा है। तो जहां तक आप जानते हैं कि प्यास की संवेदना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसे डबल डिप्लेशन थियरी कहा जाता है, जिसमें दो तरह की क्रियाओं से प्यास की अनुभूति या संवेदना होती है। एक को कहते हैं सेल्यूलर डिहाइड्रेशन और दूसरे को कहते हैं हाइपोब्लोमिया। लेकिन ये मूलभूत संकेत की अगर बात कर रहा है तो ये मूलभूत संकेत न होकर ऑप्शन में अगर देखा जाए तो खून में चीनी की मात्रा ये नहीं हो सकता है। पेट की आंतरिक दीवारों में सूखापन, मुंह एवं कंठ का सूखना, प्यासे प्राणी की क्रियात्मक स्तर, ये भी नहीं हो सकता है। तो यहां पर ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, क्योंकि मूलभूत जो संकेत होते हैं वो जनरली संकेत की बात कर रहा है। तो जनरली संकेत जो होगा मुंह और कंठ का सूखना, जो एक तरह से सेल्यूलर डिहाइड्रेशन के कारण होता है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगर शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है जबकि यह सही है, तब की गई त्रुटि कहते हैं। तो आप जानते हैं कि दो तरह की त्रुटि होती है, टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि। टाइप 1 त्रुटि तब होती है जब जो हमारी परिकल्पना है वो सत्य हो जाए और उसको हम क्या करें, रिजेक्ट कर दें। क्या करें, रिजेक्ट कर दें, तो टाइप 1 हाइपोथेसिस होती है। लेकिन जब हमारी परिकल्पना सत्य न हो, यानी कि सार्थक सिद्ध न हो, फिर भी हम उसे क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, तो वो क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है। तो यहां पे चूंकि जो प्रश्न है वो प्रश्न है अगर शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है जबकि यह सही है, यानी कि पहला आप ऑप्शन देखेंगे कि यह सही है लेकिन उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो यह अवश्य ही टाइप 1 एरर होगा और जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर बात करें तो यह ज्ञात करने के लिए कि शब्दों के स्वगुणार्थक अर्थ में यौन विभेद तब किस विधि का उपयोग होता है। यानी कि स्वगुणार्थ की बात किया जा रही है यहां पर। स्वगुणार्थ का मतलब अपनी तरफ से कुछ चीजों को जोड़ना होता है, स्वगुणार्थ होता है। जहां तक कि जो ऑप्शन देख रहे हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, सिमेंटिक, डिफरेंशियल, साहचर्य विधि और इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो ये फिलहाल तो ये बी और सी ऑप्शन को किनारे रखते हुए हम लोग डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि निगमनात्मक चिंतन, पहले से किसी ज्ञात नियम के आधार पर, यानी कि जो नियम पहले से ज्ञात होता है उसके आधार पर जब कोई रीजनिंग की जाती है तो वो डिडक्टिव रीजनिंग होती है। लेकिन जब हम अपनी तरफ से किसी नए तथ्य को जोड़ते हैं, यानी अपने तरफ से किसी नए तथ्य को जोड़कर निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग होता है। आप यहां पर देखेंगे कि ज्ञात करने के लिए शब्दों की स्वगुणार्थ यानी कि अपनी तरफ से नए शब्द जोड़ा जा रहा है, तो अवश्य ही यहां पर जो आंसर होगा वो होगा डी। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है, टी समूह प्रशिक्षण में मोहन किसी दी गई समस्या का अनेक समाधान प्रस्तुत करता है। मोहन इसमें उच्च गुण रखता है। अब आप स्पष्ट रूप से देखेंगे
ये भी रीजनिंग का ही, समस्या समाधान के का ही प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी समस्या के अनेक सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि टी समूह प्रशिक्षण में मोहन किसी दी गई समस्या के अनेक समाधान प्रस्तुत करता है। अनेक समाधान कहां प्रस्तुत किया जाता है? दो तरह की अगर हम ऑप्शन पर विचार करें तो आप जब भी प्रश्न हल करें तो प्रश्न हल करने का ट्रिक ये है कि सबसे पहले तो आप देखें कि इस प्रश्न से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो आप सामवेगिक बुद्धि की बात करें तो आप जाहिर सी बात है ये इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं होगा। व्यवहारिक बुद्धि कुछ हद तक है, लेकिन जहां तक ये समस्या समाधान की बात कर रहा है तो उसके लिए नहीं कहा जा सकता है। अब यहां पर बचा दो ऑप्शन, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो हमें मात्र दो ही ऑप्शन में से चुनना है। तो इस तरह से जब आप प्रश्न हल करते हैं तो अवश्य ही आपके लिए आसानी हो जाती है कि चार ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करने के बजाय अब दो ऑप्शन, यहां पर जो चांसेज हो गए अब 50-50% हो गए। तो इसलिए आप जब भी किसी प्रश्न का समाधान करें या प्रश्न हल कर रहे हो एग्जाम में तो इस चीज का ध्यान दें कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एकदम इस समस्या से नहीं मिलता है, इस प्रश्न से नहीं मिलता, उसको पहले ही आप अलग कर लीजिए। तो अब चूंकि ये दो प्रश्न हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग चूंकि जो सूचनाएं होती हैं उसमें से कुछ अर्थ निकालता है, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करता है, एक तरह से क्रिएटिव थिंकिंग होती है जो नए विचारों को जन्म देती है, यानी कि अनेक तरह के नए समाधान सुझाती है, जिसे आप क्रिएटिव थिंकिंग भी कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं और अपसारी चिंतन भी कहते हैं। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन होगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चिंतन में सदा सम्मिलित नहीं होता है। आइए, अब ये थिंकिंग से ही अभी तक सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि चिंतन और भाषा का विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है कि चिंतन में भाषा सम्मिलित है या नहीं है, या चिंतन भाषा द्वारा निर्धारित होता है या भाषा चिंतन द्वारा निर्धारित होती है। ठीक, तो अब चूंकि ये प्रश्न है वो अलग बात है, यहां पर जो प्रश्न है वहां ये है कि चिंतन में सदा सम्मिलित नहीं होता है। आप ध्यान देंगे, नहीं होता है। तो प्रतीक, जब भी आप चिंतन करते हैं तो इमेजिंग करते हैं, प्रतीक तो अवश्य होता है। कॉन्सेप्ट, बगैर कॉन्सेप्ट के आप चिंतन कर भी नहीं सकते, और प्रतीक है तो चिन्ह, किसी न किसी चिन्ह के आधार पर आप चिंतन करते हैं। तो बात हुई भाषा, भाषा चिंतन में सम्मिलित तो होती है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन जरूरी नहीं है कि चिंतन में हमेशा ही भाषा सम्मिलित हो। तो इस आधार पर जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर विचार करें तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति का एक गुण, जो कि शील गुण सिद्धांत आलपोर्ट द्वारा दिया गया, आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का सिद्धांत है। तो इन्हीं के सिद्धांत का एक पार्ट ये प्रश्न है कि व्यक्ति का एक गुण जो उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है और जिसके द्वारा उसके अधिकांश क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं, उस गुण को कहते हैं। अगर आप आलपोर्ट के सिद्धांत पर ध्यान दें तो इन्होंने मुख्य रूप से तीन तरह के शील गुणों को महत्वपूर्ण माना। एक को कहते हैं कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी यानी गौण। तीन तरह के शील गुणों की बात करते हैं। तो कार्डिनल गुण एक ऐसे शील गुण को यह मानते हैं जो
किसी व्यक्ति में अगर पाया जाता है तो वह व्यक्ति इन्हीं गुण की प्रधानता होती है और इसी गुण के कारण जाना जाता है। जैसे अहिंसा गांधी जी का कार्डिनल सील गुण था, जनरल डायर का हिंसा कार्डिनल सील गुण था। सेकेंडरी जो सील गुण होता है वो बहुत मायने नहीं रखता है, बहुत महत्व नहीं रखता है व्यक्तित्व को दिशा देने में, क्योंकि यह समय के साथ परिवर्तित भी हो सकता है। लेकिन जो सेंट्रल सील गुण होते हैं वह व्यक्तित्व की पहचान को प्रदर्शित करते हैं। जो ये प्रश्न पूछ रहा है कि व्यक्तित्व की पहचान को कौन प्रदर्शित करता है, तो वो सेंट्रल होता है। तो इस आधार पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह होगा केंद्रीय शील गुण। अगले प्रश्न पर चलें तो ध्वनि तरंग जो कान के ड्रम, कान का ड्रम जहां पर जो आवाज का कुंजीयमान होता है, ध्वनि तरंग जो कान के ड्रम में गुंजित होता है उसे वर्णित किया जा सकता है, यानी कि उसका विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? जटिलता नहीं हो सकता, बारंबारता हाँ फ्रीक्वेंसी हो सकता है, तीव्रता नहीं हो सकता है, तो और एम्पलीट्यूड, जबकि आप जानते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य है वो एम्पलीट्यूड से संबंधित है। तो इस आधार पर क्योंकि यहाँ पर कोडिंग दिया हुआ है तो ये दो ऑप्शन सही हो जाएंगे और इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। अगले प्रश्न पर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन संवेग के शारीरिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, संवेग के शारीरिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है। आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें तो आप अवश्य ही इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन स्पष्ट रूप से दिख रहा है जो संवेग के शारीरिक परिवर्तन से तो नहीं है। जैसे गैल्वेनिक स्किन रिस्पांस तो 100% होगा किसी भी संवेग के उत्पन्न होने पर, मानसिक तनाव जो कि इसी से संबंधित है वो भी होगा और हृदय गति ये भी होगी। छींकना कोई संवेग से संबंधित नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। अगले प्रश्न पर जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि, गलत लिखा हुआ है, बुद्धि प्रतिमान सम्मिलित करता है, सम्मिलित करता है, आप देख रहे हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि गिलफोर्ड ने 1967 में बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया, त्रिआयामी सिद्धांत जिसे ट्रियरार्चिकल थियरी भी कहा जाता है। जो फैक्टर थियरी की शुरुआत स्पीयरमैन ने की थी उसको आगे बढ़ाते हुए 2 फैक्टर से 7 फैक्टर, बहु फैक्टर ऐसे करते हुए जब गिलफोर्ड 1967 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किए तो उन्होंने कहा कि बुद्धि किसी 1, 2 या 7 कारकों का योग नहीं है, यह कुल 180 कारकों का योग है। यानी कि 180 कारक मिलकर बुद्धि का निर्माण करते हैं। चूंकि जब इन्होंने 1967 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो उस समय इन्होंने 120 बताया था, बाद में इन्होंने पुनः संशोधन किया तो 150 बताया और अब इस समय जो उनका संशोधन है उसमें उन्होंने बुद्धि की जो संरचना है उसमें कुल 180 कारकों की बात की। लेकिन बात यहां हो रही है कि बुद्धि के उन्होंने 3 आयाम दिए, कॉन्टेक्ट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन, यानी कि 3 तरह के प्रतिमान उन्होंने दिया जिसे आप कंटेंट, ऑपरेशन तथा प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस आधार पर अगर आप ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन नहीं सही होगा, ऑप्शन होगा
डी, क्योंकि यहां पर कंटेंट यानी कि विवरण, ऑपरेशन यानी क्रिया और प्रोडक्ट प्रतिफल, तो इन्होंने 3 तरह के प्रतिमान या आयाम बुद्धि के दिए, जिसे कहा जाता है कंटेंट, दूसरे को कहा जाता है ऑपरेशन और प्रोडक्ट। अगले प्रश्न पर चलें, जो कि इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि प्रत्यक्षीकरण में प्रक्रियाएं जिस क्रम में होती हैं उसे निम्नलिखित में से क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि जो प्रत्यक्षीकरण होता है, परसेप्शन जो होता है, वह एक निश्चित प्रक्रिया में होता है और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शन को क्रमबद्ध करते हुए प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया को दिखाना है। तो आइए, चूंकि 4 ऑप्शन है, आकार का प्रगटीकरण होगा यहां, कंटूर का निर्माण और आकार पृष्ठभूमि भिन्नता, और लास्ट है अभिज्ञान। अभिज्ञान यानी किसी चीज का ज्ञान हो जाना। अब आप देखेंगे कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, सेंसेशन प्लस मीनिंग, सेंसेशन प्लस मीनिंग इज इक्वल टू क्या होता है, परसेप्शन होता है। तो जाहिर सी बात है, जो ही हमें किसी भी चीज का अर्थ पता चल जाता है, यानी कि ज्ञान हो जाता है, वह क्या होता है, परसेप्शन होता है। यानी कि परसेप्शन का जो अंतिम प्रक्रिया होगी वह जाहिर सी बात है ऑप्शन 4 होगा, अभिज्ञान। अब आपको एक ट्रिक मिल गया, यानी कि अंतिम जो प्रक्रिया है वो अवश्य ही 4 होगा। लेकिन आप जब विकल्प में जाते हैं तो 3 में लास्ट में 4 दिया हुआ है, तो फिर समस्या खड़ी होती है। तो अब बात आती है कंटूर का निर्माण, तो ये तो इसके पहले आना चाहिए, ये यहां तक तो ठीक है। अब बात फंसी कि पहला और दूसरा, तो आकार पृष्ठभूमि भिन्नता और आकार का प्रगटीकरण। तो इस आधार पर ऑप्शन जो होना चाहिए वो सबसे पहले 1, 2, 3 और 4 इस तरह से होना चाहिए। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन कहां पे है, 3, 1, 2 और 4। तो इस तरह से जो ऑप्शन सही हो जाता है वह होता है बी ऑप्शन सही हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नों की श्रृंखला विभिन्न परीक्षाओं में लाभकर सिद्ध होगी। यह प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है या आपके लिए लाभकर है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इससे मिलने वाला ज्ञान अन्य लोगों तक पहुंच सके। आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।